प्रथम जब पलक की देखरेख करता था, तब सुमन सब कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करती थी। ये रेखा की सीख में तो शामिल नहीं था, हाँ, पर सुमन को एक जिम्मेदारी का एहसास ज़रूर हो रहा था, क्योंकि इन 2-4 दिनों में उसने प्रथम को कई बार फ़ोन पर ये कहते हुए सुना था कि वो पिछले 3 महीनों से ऑफिस नहीं गया है, इसलिए बहुत सारा काम अटका पड़ा है। सुमन चाहती थी कि कम से कम वो पलक को तो संभाल ही ले, ताकि प्रथम अपना काम कर पाए। और एक ही कमरे में रहते रहते पलक को भी उसकी उपस्थिति का आभास होने लगा था, इसलिए सुमन जब भी पलक की तरफ देखती तो वो खिलखिला देती। रेखा की उल्टी सीधी ट्रेनिंग ऐसे ही जारी थी, पर अब सुमन उनकी बातों को अमल में नहीं लाती थी। उस दिन प्रथम के गुस्से को देखकर वो बहुत डर गई थी और तब से प्रथम उससे बात भी नहीं कर रहा था। ना ही उसने सुमन को डांटा था और ना ही कुछ कह रहा था। उसकी ये चुप्पी कई बार सुमन की आंखों में नमी ले आई थी, पर वो अपने दिल का हाल कहे भी तो किससे। प्रथम और उसका रिश्ता सामान्य नहीं था और कोई दूसरा इस घर में था नहीं जो उसके हालात समझता। उसके तो छोड़ो, रेखा तो प्रथम के हालात भी नहीं समझती थी। ऐसे ही शादी को 15 दिन बीत गए थे। सुबह सुबह प्रथम की आंख पलक के रोने की आवाज से खुली। उसने आंखें मसलते हुए पालने की तरफ देखा तो पलक वहां नहीं थी। आवाज की तरफ उसका ध्यान गया तो पाया कि आवाज बाथरूम में से आ रही थी। वो उठकर बाथरूम की तरफ भागा कि तभी सुमन पलक को लेकर बाथरूम से बाहर आ गई। प्रथम सुमन को ऐसे देखकर हड़बड़ा सा गया। वो शायद पलक को नहलाकर लाई थी और खुद भी पूरी भीग चुकी थी, जैसे कपड़ों समेत ही नहा ली हो। उसका घाघरा चोली बिल्कुल उसके शरीर से चिपक गया था और इस समय वो बिना दुपट्टे की थी। उसने पलक को बहुत ही अजीब तरीके से पकड़ रखा था, क्योंकि उससे वो संभल नहीं रही थी और इसी वजह से पलक चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। प्रथम को देखकर उसने फौरन ही अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए और बोली, मैं गुड़िया को नहला लाई। प्रथम उसकी तरफ देखना नहीं चाहता था, पर फिर भी उसकी एक गुस्से भरी नज़र सुमन पर पड़ ही गई और उसने फौरन पलक को उससे छीन लिया। प्रथम ने पलक को फौरन ही तौलिए में लपेटा और गुस्से से बोला, अपने कपड़े बदलो। प्रथम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर सुमन का मुंह बन गया था। उसने तो प्रथम का हाथ बटाना चाहा था, फिर वो उससे गुस्सा क्यों हो गया था। उसने प्रथम के कपड़े बदलने वाली बात को नज़रअंदाज किया और फौरन ही प्रथम के पास आकर बोली, आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने तो गुड़िया को इसलिए नहलाया कि आप। तभी प्रथम उस पर जोर से चिल्लाया, शट अप, जस्ट शट अप। उसकी तेज आवाज़ सुनकर सुमन कांप गई। अगले ही पल प्रथम की दोबारा आवाज़ आई, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? समय देख रही हो, सुबह के 6 बज रहे हैं। इतनी सुबह आती हुई ठंड के मौसम में तुमने ठंडे पानी से पलक को नहला दिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा है। अक्ल है या नहीं? सुमन ने अब पलक के रोने पर ध्यान दिया। उसकी आवाज़ भी अजीब सी हो गई थी। प्रथम ने उसे कपड़े तो पहना दिए थे, पर वो अभी तक कांप रही थी। सुमन ने उसे गोद में लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो प्रथम ने उसकी बाजू पकड़कर उसे पीछे धकेल दिया और बोला, दोबारा गीला करोगी इसे? हालत देखो अपनी, जाकर कपड़े बदलो। प्रथम ने उसकी बाजू को इतनी टाइट पकड़ा था कि सुमन की आंखें भर आई थीं। उसने फौरन ही अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चली गई और प्रथम डॉक्टर के पास फ़ोन मिलाने लगा। कुछ ही देर में डॉक्टर पलक को चेक करके चला गया था। प्रथम ने पलक को दूध पिलाकर दवाई खिलाई, तब जाकर उसका रोना शांत हुआ और थोड़ी ही देर में वो सो गई। इस दौरान सुमन चुपचाप बुद्ध बनकर खड़ी रही। बस प्रथम ने उससे 1-2 चीज़ें लाने को कहा था, जो वो सावधानी से लेकर आई थी। इसके अलावा प्रथम पलक के सारे काम खुद ही कर रहा था। सुमन की हिम्मत बार बार जवाब दे जाती और बार बार उसकी आंखों से आंसू बह निकलते। पलक सो चुकी थी, तब भी प्रथम उसे गोद में लिए इधर से उधर घूम रहा था और सुमन बिस्तर पर बैठी बिना आवाज़ के आंसू बहा रही थी। प्रथम बीच बीच में सुमन को देख लेता था। उसे ध्यान था कि जब वो कपड़े बदलने बाथरूम में गई थी, तब भी बहुत देर तक रो रही थी। उसने जानबूझकर तो नहीं किया था, ये सब उसे आता ही कहाँ था। शायद ही पलक जितना छोटा बच्चा उसने कभी गोद में लिया हो।
फिर इतने छोटे बच्चे का काम करना तो उसके लिए मुश्किल होगा ही। इतने दिनों से रेखा जो भी सुमन को समझाकर जाती, तो कई बार सुमन के बुलाने पर वो यही समझ लेता कि अब फिर से सुमन रेखा की बातों में आकर कुछ उल्टा पुल्टा करेगी, इसलिए उसके बोलने से पहले ही वो खींच जाता और पलक को लेकर अपनी स्टडी रूम में चला जाता। इतने दिन से ढंग से ना सो पाने की वजह से और सुमन की हरकतों के कारण वो गुस्से से भर गया था। हालांकि सुमन ने रेखा की कोई बात नहीं मानी थी, पर प्रथम को तो यही लगता था कि अब जो चाबी सुमन के अंदर रेखा ने भरी है उसके अनुसार सुमन शुरू हो जाएगी। इसलिए इतने दिनों की खीज और गुस्सा सब कुछ आज उस पर निकल गया था। प्रथम को शायद अब लग रहा था कि उसने सुमन को कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। वो कब से रो रही थी, पर प्रथम उसे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। आखिर रिश्ता ही खराब हो गया उन दोनों का। पति पत्नी बनना तो दूर की बात है, अब तो जीजा साली के रिश्ते से भी वो दोनों बात नहीं कर पाते थे। कुछ दिन बाद सुमन पलक के साथ बिस्तर पर सो रही थी और प्रथम स्टडी रूम में बैठकर कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। उस दिन के बाद से वो सुमन से बात तो नहीं करता था, हाँ, पर पलक को लेने से उसे रोकता नहीं था। वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही थी। अगर पलक का कोई भी काम करना होता तो वो उसकी इजाज़त लेकर ही करती थी। पलक भी उसे अच्छे से पहचानने लगी थी, इसलिए उसके साथ आराम से रहती थी। इन दिनों उसकी हरकतें बढ़ती ही जा रही थीं, जो सुमन की मुस्कान में इजाफा कर देती थीं। अब एक पलक ही थी जिसके सामने सुमन अपना चुलबुलापन दिखा पाती थी, नहीं तो प्रथम के आते ही वो सावधान हो जाती थी। स्टडी रूम में काफ़ी देर तक प्रथम को सुमन की चहकती हुई आवाज़ आती रही थी और आवाज़ आनी बंद हुई तो उसने कमरे में झांक कर देखा था। पलक और सुमन दोनों ही सो चुकी थीं। वो गर्दन हिलाता हुआ आया और उन दोनों को ही कंबल उड़ा के वापस काम में लग गया था। कई बार तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे अब एक नहीं, उसके ऊपर 2 बच्चियों की जिम्मेदारी है। खैर, अब वो आराम से अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था और तभी रेखा कमरे में आ गई। वो जानती थी कि प्रथम कमरे के साथ ही अटैच्ड स्टडी रूम में है। सुमन को सोता हुआ देखकर उनकी त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने पड़े पानी के जग से पानी लेकर उसके मुंह पर छिड़का तो सुमन ने हड़बड़ाते हुए आंखें खोलीं और रेखा को अपने सामने देखकर घबरा गई। आज सुबह से ही उसका पेट दुख रहा था और आज उसने नाश्ता भी नहीं किया था। रेखा ने फौरन ही उसे नीचे आने का इशारा किया और कमरे से बाहर निकल गई। उनका इशारा समझकर सुमन ने बिस्तर से उतरकर पलक के चारों तरफ तकिए लगाए और उनके पीछे हो ली। रेखा सुमन को बाहर बगीचे की तरफ ले गई और उससे पूछा, थारा महीना आ गया? सुमन ने गर्दन झुकाई और बोली, जी। रेखा ने उसका जवाब सुनकर अपनी आंखें मींच लीं। वो समझ चुकी थी कि उनके पोते का इंतजाम तो इस महीने नहीं हो पाया। अचानक ही उन्हें सुमन पर गुस्सा आने लगा और वो अपने दांत पीसते हुए सुमन से बोली, अगली बार थारा महीना ना आना चाहिए, समझी ना? रेखा की इस बात पर सुमन ने डर के मारे अपनी गर्दन तो हिला दी, पर ये बात बिल्कुल उसके सिर के ऊपर से गुजरी थी। ते महीने के इन 5 दिनों के सारे नियम मालूम थे, जैसे रसोई में ना जाना, मंदिर में ना जाना, अचार न छूना इत्यादि। पर अगले महीने महीना ही ना आना, ये वाला नियम उसे ना तो उसकी माँ ने बताया था और ना ही उसके जीजियों ने। रेखा वहाँ से चली गई तो सुमन भी सोचती हुई अपने कमरे की तरफ बढ़ चली और बेख्याली में ही सामने आते प्रथम से टकरा गई। एक नियम इन दिनों का ये भी था कि अपने पति को अपने समीप न आने देना, इसलिए वो फौरन ही 2 कदम पीछे हो गई और प्रथम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, कहाँ गई थी? ऐसा ध्यान रखोगी पलक का? वो दूध के लिए रो रही थी। प्रथम की बात सुनकर सुमन फौरन ही अंदर भागी और पलक को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उससे चिपकते ही पलक ने रोना बंद कर दिया था। सुमन ने फौरन उसके मुंह से बोतल लगाई तो कुछ ही देर में वो दोबारा सो गई। सुमन ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया था। प्रथम दरवाजे पर खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उस दिन का मलाल अभी तक उसके जहन में था, लिहाजा वो सुमन से माफ़ी मांगने के लिए आगे बढ़ा तो सुमन उसे अपने पास आते देख घबरा गई और फौरन ही खड़ी होकर बोली,
आज सुबह ही मेरा महीना आया है, तो आप इन दिनों में मेरे पास मत आइए। जो आप करना चाहते हैं वो इस समय नहीं हो सकता। उसकी ये सब बातें सुनकर प्रथम गुस्से से भर गया। क्या मतलब था सुमन की इस बात का? वो तो सिर्फ माफ़ी मांगने आया था, पर सुमन के दिमाग में रेखा की बातें कब्जा किए बैठी थीं। जिस लड़की को शादी से पहले इन सब की जानकारी तक नहीं थी, उसे रेखा ने इन दिनों इन्हीं चीज़ों में परफेक्ट कर दिया था। प्रथम तेज आवाज़ में बोला, तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बोलकर उसने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा, जिससे उससे 4 कदम दूर खड़ी सुमन कांपकर रह गई। पर ना तो उसे प्रथम के गुस्से की वजह समझ आई थी और ना ही रेखा की बात का मतलब समझ आया था। अगले ही पल सुमन ने अपनी धुंधली आंखों से प्रथम के हाथ पर नजर डाली, जो सूज गया था। उसने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, तो प्रथम ने उसे फौरन ही झिड़क दिया। वो कांपती हुई आवाज से बोली, आपका हाथ सूज गया है जीजू। तभी उसके कानों में रेखा की आवाज गूंजी, ये थारा जीजू ना है। ये लाइन आजकल जब भी वो प्रथम से बात करने की सोचती, तभी उसके कानों की शोभा बढ़ा जाती और सुमन सच्चाई से रूबरू हो जाती। प्रथम ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा, तो वो डबडबाई आंखों से उसे देखती हुई बोली, मैं आपके लिए दवाई लाती हूँ। वो कुछ ही पलों में दवाई लेकर हाजिर हुई और प्रथम को सोफे पर बिठाकर उसके हाथ पर दवाई लगाने लगी, जो अभी कुछ ही पल पहले उसे अपने पास आने से मना कर रही थी। वो अब उसके पास बैठी उसकी तकलीफ से उलझी हुई थी। इस समय प्रथम उसे गहरी नजरों से देख रहा था। उसकी तकलीफ जानने की कोशिश गायत्री ने भी कभी नहीं की थी और ये लड़की सबसे बेखबर थी और खुद इतने दर्द में होकर भी उसका दर्द कम करने में लगी थी। उस दिन के बाद हालात थोड़े बदल से गए थे। प्रथम की नज़रों में भी और सुमन की नज़रों में भी। हल्की फुल्की ही सही, पर प्रथम सुमन की परवाह करने लगा था। फिक्र तो सुमन की वो पहले भी करता था, पर अब जताने भी लगा था। सुमन भी उसकी हर बात मानती थी। इतना तो वो जान ही गई थी कि शारीरिक तौर पर उसे प्रथम से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अगर गलती से भी प्रथम उसे स्पर्श कर लेता तो अगले ही पल फौरन ही माफ़ी मांग लेता था। अब सुमन ने रेखा की बातों को ध्यान में लेना लगभग त्याग ही दिया था। रेखा जो भी उससे कहती, सुमन उसे गर्दन हिलाते हुए सुन लेती और कमरे में आकर फौरन प्रथम को बताती। और कई बार रेखा उन दोनों के बीच हास्य का पात्र बनकर रह जाती, जिससे और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर प्रथम और सुमन के बीच दोस्ती जरूर हो गई थी। पति पत्नी के बीच दोस्ती, ये विषय आमतौर पर मजाक का पात्र बनकर रह जाता है, पर किसी भी रिश्ते में अपनापन हो तभी वो रिश्ता निभाया जा सकता है। और अपनापन तभी आता है जब दोनों के बीच बातें होती हों, और अगर बातें होती हैं तो सबसे पहले दोस्ती ही होती है। पर ये जो समाज है वो इस मियाँ बीवी के रिश्ते को दोस्ती के कोण से नहीं देखता, बल्कि सिर्फ शारीरिक ज़रूरत पूरी करने के कोण से देखता है। आमतौर पर लड़कों को जवान होते ही इस बात का पाठ पढ़ा दिया जाता है, या फिर उन लड़कों के घर का माहौल ही ऐसा होता है कि वो खुद ब खुद ये सब सीख जाते हैं। जैसे कहा जाता है, लड़की का पैदा होना पाप है, ये किसी गरीब की जवान नहीं होती, ये तो अमीरों के घरों का मसला है। लोग कहते हैं कि गांव के लोगों की संकीर्ण मानसिकता होती है, पर क्या उनके पास इतने रुपए भी होते हैं कि वो लिंग परीक्षण करवाकर ये पता कर सकें कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की? नहीं, इसे वास्तविकता में लाने का श्रेय अमीर लोगों को ही जाता है। जानकर हैरानी होती है कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर हर बड़े घर में ये मानसिकता देखने को मिलती है, जबकि ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। खैर, अकेले कोई भी इंसान इस चीज़ में बदलाव नहीं ला सकता, और ऐसे ही लोगों को अगर ये समझाने बैठ जाओ कि किसी भी रिश्ते में सबसे पहले एक दूसरे पर भरोसा होना ज़रूरी होता है, तो ये बात भी हंसी में उड़ा दी जाती है। तो फिर दोस्ती का विषय शायद ही समाज के किसी इंसान के गले से नीचे उतरता। खैर, जो भी था, पर कुछ तो हो रहा था प्रथम और सुमन के बीच में। और यहाँ बात सिर्फ सुमन के पहलू की नहीं थी कि उसकी शादी अल्हड़पन में हो गई है और होते ही एक बेटी की माँ भी बन गई। यहाँ प्रथम का पहलू भी देखना ज़रूरी था, क्योंकि उस पर जो बीती थी वो किसी ने न देखी और न सुनी। गायत्री से जब उसकी शादी हुई थी तब वो 30 साल के करीब का था।
अपने आप को फैमिली बिजनेस में उसने इतना उलझा लिया था कि कभी किसी लड़की की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। बस कभी अगर ज़्यादा थक जाता तो दोस्तों के साथ घूमने चला जाता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना कोई बुरी आदत और ना ही कोई ऐब। गायत्री घर वालों की पसंद थी और उससे करीब 10 साल छोटी थी। प्रथम ने उस बात पर भी आपत्ति जाहिर की थी, पर हर किसी ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया था कि बड़े खानदानों में ऐसा ही होता है, और जब लड़की के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। जो भी था, शादी कर बाद उसने दिल से गायत्री को अपना लिया था, पर उसे नहीं पता था कि गायत्री कभी उससे शादी नहीं करना चाहती थी। ये 5 साल जो उसने प्रथम के साथ गुजारे थे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि जिससे वो प्यार करती है उससे शादी कर सके। इन सब में प्रथम ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसका साथ दिया था ताकि वो खुश रह सके। पलक गायत्री और रवि, गायत्री का प्रेमी, उन दोनों की संतान है। रवि ने गायत्री को धोखा दिया था। वो तो सिर्फ उसके साथ अपना खाली समय बिता रहा था, इससे ज़्यादा उसके दिल में गायत्री के लिए कुछ नहीं था। 5 साल तक वो उसे टालता रहा था। जो रिश्ता पति पत्नी होने के बावजूद गायत्री और प्रथम के बीच नहीं बन पाया था, पलक उन दोनों प्रेमियों के उसी रिश्ते की गवाह थी। घर में सबको यही पता था कि बच्चा प्रथम और गायत्री का है, जबकि सच्चाई कुछ और ही थी। और पलक के पैदा होते ही गायत्री न जाने कहाँ चली गई थी। प्रथम के पिता सुरेश ने अपने स्तर पर पता करवाया था तो पता चला था कि वो खुद को खत्म कर चुकी थी, पर प्रथम के घर वालों ने उसे भगोड़ी का तमगा दे दिया था और प्रथम बिल्कुल निसहाय सा पलक को अपनाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया था। आगे का भाग अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।